हेलो स्टूडेंट, आज मैं कृषि पशुपालन के बारे में ये जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें जो है कुल 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसको पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक गाय की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो गाय की उम्र ज्ञात करने की कई विधियाँ, जैसे डेयरी रिकॉर्ड या पशु अभिलेख को देखकर। दूसरा है पशुओं की साधारण दशा या जनरल अपीयरेंस के आधार पर। तीसरा है खुरों को देखकर। और चौथा है सींग के छल्ले द्वारा उम्र ज्ञात करना। और सबसे सटीक और सबसे अच्छा विधि है दांतों द्वारा। तो डेयरी रिकॉर्ड अगर एक, लेकिन गांव में तो ये अभी प्रचलन में नहीं है, लेकिन डेयरी फार्मों पर हर पशु का डेयरी रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसके आधार पर उसका जन्म से लेकर सभी गतिविधियां रजिस्टर में अंकित होती हैं, जिससे ये सटीक आंसर मिल जाता है। दूसरा है पशुओं का जनरल अपीयरेंस या साधारण दशा देखकर, जैसे आंखें चमकीली हैं, त्वचा जो है कोमल है और पशु चौकन्ना है, एक्टिव, देखने से लग जाता है कि उसकी उम्र कम है। और खुरों को देखकर जो कम एज के पशु होते हैं उनके खुर छोटे और चिकने होते हैं, और अधिक उम्र वाले पशुओं के खुर जो है खुरदुरे हो जाते हैं। लेकिन ये सब डेयरी रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी विधियां जो है ये एथेंटिक नहीं है कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं। सींग के छल्ले द्वारा, जैसे 3 वर्ष में पहला छल्ला निकलता है, यदि कुछ कुल छल्लों की संख्या ज्ञात हो तो उसमें 2 जोड़कर पशु की उम्र ज्ञात किया जाए। लेकिन इसमें भी व्यापारी क्या करते हैं कि सींग के छल्लों को रगड़कर रेती द्वारा उसको मिटा देते हैं, जिससे ये भी एक ऑथेंटिक विधि नहीं है। अंत में दांत द्वारा या दांतों को देखकर ही पशुओं का सही एज निकाला जा सकता है। तो जो रूमिनेंट होते हैं, जो पशु हैं, उसमें कुल 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक तो अस्थाई दांत, दूसरा जो है अस्थाई। तो अस्थाई जो दांत है, इसमें भी जो इंसाइजर दांत होते हैं उन्हीं को देख के आकलन किया जाता है। जैसे जन्म के समय कृंतक दंत जो इंसाइजर होता है उसका पहला पेयर, और एक से दूसरे सप्ताह में दूसरा, जिसे मध्यवर्ती कृंतक दंत कहते हैं। दूसरे से तीसरे सप्ताह में लेटरल इंसाइजर या पार्श्व कृंतक दंत, और 3 से चौथे सप्ताह में कोन के कृंतक दंत या कोन इंसाइजर, इसको कॉर्नर इंसाइजर कहते हैं। तो 1 महीने में चारों निकल जाते हैं, और 4 पेयर निकल जाते हैं 1 महीने में। इसके बाद लगभग 22 से 24 माह में ये घिस भी जाते हैं। इसके बाद अस्थाई दांत, जैसे अस्थाई दंत में जो इंसाइजर का केंद्रीय कृंतक दंत होता है 2 से 2.5 साल में निकलता है। मध्यवर्ती कृंतक दंत 2.5 से 3 वर्ष में। पार्श्विक कृंतक दंत 3.5 से 4 वर्ष में। और कॉर्नर वाला या कोन कृंतक दंत 4 से 5 वर्ष में निकलता है और 9 से 10 वर्ष में घिस जाता है। तो इस प्रकार दांत द्वारा ही पशु का सही, दांत द्वारा और पशु अभिलेख, ये 2 विधियां हैं जिससे हम पशु का सही उम्र ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अथवा करके एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित नस्लों के मूल स्थान, मुख्य लक्षण और उपयुक्तता बताइए। पहला जैसे हरियाणा, तो हरियाणा का मूल स्थान जो है हिसार, करनाल, गुड़गांव तथा पूर्वी पंजाब का कुछ भाग इसका मूल स्थान में आता है। यह एक दुकाजी नस्ल है। ये दूध दूहने के साथ ही साथ इसके जो नर होते हैं वो भी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। और यह सफ़ेद या धूसर रंग का होता है, और इसकी जो है चेहरा लंबा, सींग छोटे और
जो नर पशु यानी बैलों में देखा जाए तो मुतान जो है खींचे होते हैं। बहुत चौकन्ना, बहुत एक्टिव पशु है। और दूध उत्पादन भी इसका लगभग पर लैक्टेशन 1200 किलोग्राम, और जिसमें 5 से 5.5% वसा पाई जाती है। दूसरी नस्ल है मुर्रा। मुर्रा का मूल स्थान हरियाणा का रोहतक, करनाल, हिसार और जिंद जिला, इसके साथ साथ दिल्ली, कुछ पश्चिमी यूपी के क्षेत्र भी आते हैं। जहाँ तक बॉडी करेक्टर की बात है, यह जेट ब्लैक कलर होता है और इसकी जो सींगें होती हैं एकदम इमीडिएट टर्निंग लिया जाता है, जलेबी की भांति मुड़ी होती हैं। पैर जो है छोटे और मजबूत होते हैं। इनकी गर्दन और सिर गर्दन पतले और सिर हल्का, चेहरा भी पतला होता है और अडर जो है और टीथ वेल डेवलप होते हैं। 1800 से 2000 लीटर दूध उत्पादन है एनुअल पर लैक्टेशन, लेकिन जो उत्कृष्ट डेयरी फार्म उसमें 4500 लीटर तक दूध उत्पादन प्राप्त किया गया है। इसके दूध में 7% फैट पाया जाता है। तीसरा जो इसमें ब्रीड दिया गया जमुनापारी। जमुनापारी का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। इसको हम दुकाजी नस्ल भी कह सकते हैं और जो दूध और मांस के लिए उपयोगी है। और जहाँ तक शारीरिक लक्षण है, इसकी नाक रोमन टाइप, कान बहुत लंबे तथा पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं। इसका जो है थन भी बहुत लंबा होता है और इसमें 1.5 से 2 किलोग्राम दूध देने की क्षमता तथा 4 से 5% वसा होती है। चौथी ब्रीड जो है नस्ल हिसार डेल। हिसार डेल भेड़ की नस्ल है जो राजकीय पशुधन फार्म हिसार में इसको बीकानेरी और मेरिनो के क्रॉस द्वारा ये हिसार डेल पैदा किया गया है। और इसमें जो है इसका ये डिजीज रेजिस्टेंट और एडवर्स क्लाइमेट यानी ख़राब वातावरण में भी इसको पाला जा सकता है। इससे ऊन, उत्कृष्ट क्वालिटी का ऊन और मांस भी प्राप्त किया जाता है और ये बहुत लंबे कद की नस्ल है। और इसका कलर, अगर ऊन का कलर दिया जाए तो पीलापन लिए हुए सफ़ेद कलर का होता है। पांचवी नस्ल है भदावरी। भदावरी जो है भैंस की नस्ल है। इसका मूल स्थान आगरा ज़िले का उत्तर प्रदेश में आगरा ज़िले का वाह तहसील है और इसका कलर जो है तांबे जैसा होता है। सींग जो है चपटी होती है। मध्यम आकार की भैंस है और लेकिन इसके दूध में वसा बहुत ज़्यादा होता है। 13% तक इसमें फैट परसेंट पाया जाता है और पर लैक्टेशन 1100 से 1300 लीटर दूध भी ये नस्ल देती है। और आखिरी जो ब्रीड पूछा गया होल्स्टाइन फ्रीजियन का मूल स्थान नीदरलैंड या हॉलैंड है और इसका कलर जो है बहुत अनियमित होता है। मुख्य रूप से काला और सफ़ेद होता है, चितकबरे कलर का। शरीर जो है ट्रेंगुलर यानी तिकोनाकार होती है। भारी भरकम शरीर होती है। सिर लंबा और पतला और इसका जो आयन जो है ये काफ़ी विकसित होता है और दुग्ध ग्रंथियाँ भी उसमें उभरी होती हैं। 5500 से 6000 लीटर दूध पर लैक्टेशन देती है और वसा प्रतिशत बहुत कम होता है इसके दूध में। दूध बहुत पतला होता है, 3.5% होता है। और विदेशों में या दूध मतलब डुअल पर्पज के रूप में पाली जाती है। दूध के साथ बीफ के लिए भी, मांस के लिए भी पाली जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें गाय के वाह शरीर की बनावट और उसका शारीरिक क्रियाओं से क्या संबंध है, इसको संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है कि अगर किसी पशु का शरीर, उसकी सामान्य बनावट, आकार, त्वचा और अंग वगैरह और उसका अगर हेल्थ अच्छा, स्वास्थ्य भी अच्छा है तो माना जाता है कि अच्छा उत्पादन देने वाली नस्ल है। जैसे उसका शरीर चुस्त हो, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली हो,
खड़े हुए कान अगर हों तो ये समझा जाता है कि गाय जो है स्वस्थ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। इसके साथ ही साथ उसका जबड़ा मजबूत, मुंह बड़ा और दांतें मजबूत हों तो ये माना जाता है कि गाय जो है चारे को अच्छी तरह से चबाकर खाने की क्षमता रखती है। और ऐसे पशु जो भोजन अच्छी तरह करते हैं उत्पादन भी ज़्यादा देते हैं। एक और लक्षण है कि लंबी, चपटी, उभरी हुई और बड़ी बड़ी पसलियाँ। इससे जो है ये पता चलता है कि पशु या गाय के भीतरी अंगों का खूब विकास हुआ है। पिन बोन या प्लास्ट, जितने उनके बीच में दूरी ज़्यादा होगी तो माना जाता है कि गाय के गर्भाशय का ज़्यादा विकास होता है, आयन भी खूब बड़े होते हैं और बच्चा देते यानी पार्चुरेशन के समय उसको कोई कष्ट नहीं होगा। इसके अलावा उसकी अगर स्किन या त्वचा चिकनी, लचीली हो तो ऐसे नस्लों को दुधारी माना जाता है। और दुधारू के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उनकी आयन और टीथ जो है थन खूब विकसित हों, दूध सिराएँ खूब डेवलप हों तो अच्छा दूध देने का ये प्रदर्शन माना जाता है। ऐसे शारीरिक लक्षणों से देख के पता लगाया जाता है कि गाय जो है दुधारू नस्ल की है। अब इसमें अथवा करके एक न्यूमेरिकल भी पूछा है। न्यूमेरिकल ये है 500 किलोग्राम शरीर भार की संकर गाय रोजाना 15 लीटर दूध देती है। एक दिन का संतुलित आहार की गणना कीजिए जनवरी माह में। तो ये न्यूमेरिकल कई बार लगाया गया है। इसके लिए आप सबसे पहले ड्राई मैटर निकालेंगे। 100 पे 2.5 kg ड्राई मैटर, तो 1 पे 2.5/100, इसलिए 5 गुणे ऊपर 500 कर देंगे, 5 हो गया और 12.5 kg शुष्क पदार्थ आ गया 12.5 kg। आप क्या करेंगे इसके बाद, क्योंकि गाय है तो 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देना है और जनवरी माह में है इसलिए मेंटेनेंस राशन नहीं दिया जाएगा। तो 15 लीटर दूध पे तो 3 लीटर पे 1 किलोग्राम दाना, तो 15 पे 3 पे 1, तो 15 पे हो जाएगा 15/3 यानी 5 kg दाना। अब आप दाने में ड्राई मैटर की मात्रा ज्ञात कर लीजिए 90% के आधार पर। इसको लिखेंगे 100 में पाया जाता है 90 मैंने दाने में, इसलिए 1 में 90/100 और इसलिए 5 kg में, तो हो जाएगा 90 गुणे 5/100। तो यहाँ हम गुणे 5 कर दिए, इसको 0 काट दिए, तो 5 दूना 90 kg, 5 ये 0 काट दिए, हाँ 5 दूना ये 10, इसके बाद 9 बचा तो आ गया 4.5 kg। 4.5 kg शुष्क पदार्थ दाने से मिलता है। अब शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा जो चारे द्वारा दिया जाएगा इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 12.5 माइनस 4.5, तो घट जाएगा ये 8 kg आएगा। अब 8 को हम थंब रूल मेथड से 2 भागों में बांट देंगे, 8/2 बराबर 4 kg भूसे से और 4 kg जनवरी में हम बरसीम देंगे बरसीम से। तो भूसे को 90% के आधार पर और बरसीम को 20 या 25 पे निकाल सकते हैं। तो इसके बाद न्यूमेरिकल लगाने के बाद इसका सारांश भी लिखना ज़रूरी है। जैसे 90 kg ड्राई मैटर पाया जाता है 100 kg भूसे में, इसलिए 100/90 और इसलिए 4, तो ऊपर 4 चला गया, घट गया 40, 40/9, 9 चौक 36,
4 पॉइंट कुछ आएगा, 9 चौक 36, 4 फिर 4, 4.4 या जो भी है इसको कैलकुलेट करिए। और इसी के साथ बरसीम का मान लीजिए 20 kg पाया जाता है 100 में, इसलिए 4, तो 100/20 × 4, तो 20 25 100, यानी 20 kg बरसीम हो गया। इसके बाद हम सारांश निकाल लेंगे। शुष्क पदार्थ लिखिए या ज़रूरी नहीं है, सूखा चारा, फिर दाना, सूखा चारा, हरा चारा, दाना, दाने को 40-40 20 पे बांट लेंगे। 40% जैसे अनाज, 20% 40% अनाज, 40% खली और 20% चूनी या चोकर जो दलहनी होगा। 60 ग्राम हम खनिज देंगे और 30 ग्राम नमक। अब पानी आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल 6 नंबर का है। अगर आप समरी सहित सारांश सहित निकालेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। और इसमें जो है हमेशा ठोस नंबर मिलता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे पशुशाला की ये दिया है कि ये गाय के बजाय शरीर की बनावट और ये न्यूमेरिकल दोनों में से कोई एक करना है। तो लेकिन आप अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप न्यूमेरिकल करिए, उस पर ज़्यादा ठोस नंबर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुशाला की सफाई रोगाणु रहित किस प्रकार किया जाता है, इसको आप वर्णन कीजिए। तो इसको करने के लिए अब आपको 3 प्रकार से पशुशाला की सफाई कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है नियमित सफाई और दूसरा होता है सामयिक सफाई, तीसरा आकस्मिक सफाई। नियमित में क्या है कि गोबर व मूत्र को साफ करना सेट से, और जो मैंजर या नाद होता है उसमें से बासी चारे को निकालना, और पशुशाला की दीवारों को साफ करना, झाड़ू लगाना नीचे। और इसके अलावा फर्श की धुलाई, पशु सेट का जो फर्श है अगर पक्का है तो फर्श की धुलाई ज़रूर करना चाहिए। सामयिक सफाई में क्या है, कम से कम साल में 2 बार डेयरी भवन जो कि सभी भवनों को साफ करना चाहिए। धूल डस्ट या जाले वगैरह कहीं भी हैं तो उसको हटाना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन में कहीं कोई कमी है तो उसका मरम्मत कराना चाहिए। दरवाज़ा खिड़की को भी साफ कराना चाहिए। आकस्मिक सफाई में क्या है, आकस्मिक मान लीजिए कोई पशु की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले वहाँ पे पशु को दफनाने के बाद स्थान का रोगाणुनाशन करना अति आवश्यक होता है, नहीं तो अन्य पशुओं में कंटेमिनेशन इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो इसके लिए जो है वहाँ की अगर फर्श कच्चा है तो मिट्टी को थोड़ा खुरच देना चाहिए, और अगर पक्का है तो उसकी धुलाई करना चाहिए फिनाइल डालकर। और कच्चा फर्श है तो डीडीटी या बीएससी तो अब अवेलेबल नहीं है, फॉलीडाल वगैरह माइलाथियन टाइप का कुछ पेस्टिसाइड उसमें डालना चाहिए। और जो चारा और पानी की नाद है इसकी नियमित सफाई करना चाहिए कि एक बार नहीं, ऐसा है कि पानी पीने का टैंक है एक ही बार भर दिया तो उसमें बार बार उसको प्रतिदिन सफाई करना चाहिए। और जो बर्तन होते हैं उसको जो पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा जो है ज़रूर उसका रोगाणुनाशन करना चाहिए। तो इस प्रकार फिनाइल, पोटेशियम परमैंगनेट और कच्चा फर्श है तो डीडीटी वगैरह या इंसेक्टिसाइड की सहायता से हम सफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें अथवा करके पूछा है कि साइलेज क्या है।
तो जाहिर है कि साइलेज बनाने के लिए ऐसे चारों का प्रयोग करना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट रिच हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में हो। जैसे मक्का जो है साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम चारा है। तो इसमें पूछा है कि साइलेज क्या है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लीजिए। हरे चारे को एनारोबिक या अवायवीय कंडीशन में बंद डिब्बे या गड्ढे में रखकर कंट्रोल्ड नियंत्रित किण्वन कराने और उसको सकुलेंट स्टेज में या रसीली अवस्था में संरक्षित करने को साइलेज बनाना कहते हैं। और इससे जो चारा तैयार होता है उसे हम साइलेज कहते हैं। तो साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले चारे का चुनाव तो मैंने पहले ही बता दिया। चारा ऐसा हो जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में हो। और अगर उदाहरण देखा जाए तो मक्का है, ज्वार है, जई वगैरह इसका बनाया जा सकता है। अब कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम चारे का चयन करेंगे। 30% से अधिक उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। मक्का, ज्वार, जई जैसे। और इनको हम फूल आने के समय कटाई करेंगे और काटने के बाद फिर उसकी चापिंग यानी कुट्टी काटा जाएगा। कुट्टी काट कर और साइलो जो होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, चाहे वो टावर हो, चाहे पिट हो, चाहे ट्रेंच हो, तो उसमें दबा दबा कर इसको भरा जाता है। इस प्रकार दबा दबा कर भरना चाहिए कि वो ऑक्सीजन विहीन अवस्था पैदा हो जाए और लगभग 45 दिन बाद साइलेज बनकर तैयार हो जाती है। जब हम एरोबिक कंडीशन में अवायवीय स्थिति में चारे को दबा दबा कर ऑक्सीजन विहीन अवस्था में उसको रखते हैं तो स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करके उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। और इस प्रकार जो है अच्छे किस्म की साइलेज जो एक चमकदार कलर की होगी और उसका पीएच मान 3.4 से 4.2 होगा, वो बनेगी। और पशु में उसमें एक विशेष फ्लेवर आएगा जिसे पशु आसानी से आराम से उसको खाएगा। साइलेज में ड्राई मैटर जो है 30% होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और यदि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं हुआ, मान लीजिए वहाँ पर ऑक्सीजन की एंट्री हो जाती है, तो क्लास्ट्रीडियम नामक एक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा और लैक्टिक एसिड के जगह पर ब्यूटारिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे चारे में सड़न पैदा हो जाती, फंगस लग जाता है और पशु उसको बिल्कुल नहीं खाता। इस प्रकार ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब लघु उत्तरी में पूछा है कि नर बछड़े को बधिया, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 अंक के होते हैं। तो जान लीजिए आप 4 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसको आप लोग बहुत सावधानी से करिएगा। पूछा है कि नर बछड़े को बधिया करने की विधि। बधिया करने की जो प्रमुख विधियां हैं, जैसे शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन द्वारा, इसमें हम पूरा इस अंडकोश को ही ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। और दूसरा है बाइडिजो कैस्टेटर विधि, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और इसको हम ब्लडलेस कैस्ट्रेशन भी, माने रक्त विहीन बधियाकरण कहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो स्पर्मेटिक कार्ड और वो होता है शुक्रवाहिनी, दोनों को दबा दिया जाता है। स्पर्मेटिक कार्ड दब जाने से क्या होता है कि अंडकोश में रक्त और उसका न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता और ऑक्सीजन भी मिलना बंद हो जाता है, जिससे अंडकोश सूख जाता है। और शुक्रवाहिनी दबाने से होता है कि सेमन जो है
पेनिस के रास्ते नहीं पहुंचता और पशु जो है सेमेन इजैकुलेट करने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा है एक और विधि है रबर के छल्ले द्वारा। इसमें जो है इलस्ट्रेटर द्वारा एक रबर के छल्ले को अंडकोश में पहना दिया जाता है और इससे क्या होता है, वो इतना दबाव कर देता है कि स्पर्मेटिक कार्ड का से जो है न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, अंत में अंडकोश सूख जाता है। और चौथा विधि है केमिकल विधि, जैसे स्टिल्बेस्ट्राल टैबलेट या इंजेक्शन का प्रयोग करके, और ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है, इसका प्रयोग करके जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार ये नर बछड़े को बधिया करने की प्रमुख विधियां हैं। और इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पशुओं में सींग रोधन की कौन कौन सी विधियां हैं। सींग रोधन की भी कई विधि हैं, जैसे केमिकल मेथड है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक डिहार्नर विधि है, इलस्ट्रेटर या रबर छल्ला विधि है, और लास्ट है ब्रीडिंग मेथड या प्रजनन द्वारा। तो केमिकल मेथड में क्या करते हैं कि डिहार्निंग बाई कास्टिक स्टिक, इसमें कास्टिक छड़ द्वारा, और दूसरा है एक केमिकल है पोल डिहार्नर, उसके सहायता से ये सींग रोधन किया जाता है। तो 7 से लगभग 2 हफ्ता तक 7 से 15 दिन के आय के पशुओं में सींग रोधन करने के लिए जो सींग की कली होती है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की छड़ होती है, उसके द्वारा उसको रगड़ के जो है जब तक रगड़ा जाता है जब तक उसमें ब्लड ना आ जाए, अंत में हार्न बेड जो है सूख जाती है। आँखों से बचाव के लिए ऐसा करने से पहले हम वैसलीन लगा देते हैं हार्न बेड के चारों तरफ, ताकि उसके आँखों जैसे अंगों को नुकसान ना पहुँचे। दूसरा इसमें जो है केमिकल, इस विधि में सींग रोधन करने के लिए कास्टिक छड़ के स्थान पर पोलिहार्नन नामक एक केमिकल लगाया जाता है और उसको हार्न बेड पर जो सींग की गांठ होती है उस पर लगा दिया जाता है, जिससे उसकी कोशिकाएं मर जाती हैं। और जो मैकेनिकल मेथड है उसमें सबसे है डिहार्नर। डिहार्नर का प्रयोग जो है बड़े पशुओं में जब सींग रोधन करना है तो सींग को उखाड़ दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक विधि है, चूँकि इसमें ब्लड बहुत आता है और इन्फेक्शन फैलने का चांस अधिक होता है। दूसरा है मैकेनिकल में डिहार्निंग आरी द्वारा। इसमें आरी द्वारा सींग को काट दिया जाता है, या तो सींग के कुछ भाग को काटा जाता है या पूरी भाग को काट के निकाल दिया जाता है। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रिक विधि द्वारा। इसमें क्या करते हैं 540 डिग्री सेल्सियस तक जो इलेक्ट्रिक सींग रोधक होता है उसको गर्म किया जाता है। इसके बाद हार्न बेड पे उसको 8 से 10 सेकंड के लिए टच किया जाता है। अंत में वो जो सींग की गांठ होती है वो डैमेज हो जाती है और पशु का सींग रोधन हो जाता है। इसमें भी है इलस्ट्रेटर यानी रबड़ के छल्ले द्वारा। रबड़ के छल्ले को इलस्ट्रेटर की सहायता से सींग के ऊपर पहना दिया जाता है और इससे क्या होता है सींग में जो ब्लड वगैरह वो न्यूट्रिशन की सप्लाई बंद हो जाती है और अंत में सींग जो है सूख कर गिर जाती है। ब्रीडिंग में ये ब्रीडिंग इसका मतलब यह है कि ये इनडायरेक्ट मेथड है। अगर हम आज इसका प्रयोग करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में ये देखने को मिलेगा। इसमें जैसे पोल्ड मेल जो होता है सींग विहीन नर का जो है सींगों वाली मादा से क्रॉस कराते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन में संतान होती है वो पोल्ड होता है यानी सींग विहीन होता है। कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उत्कृष्ट डेयरी फार्मों तक ही सीमित है। नेक्स्ट है कृषि में पशुधन का महत्व। कृषि में पशुधन का महत्व ये है कि उसमें जो है
पहली बात तो एग्रीकल्चर यानी क्रॉप हस्बेंड्री क्रॉपिंग प्रक्रिया और एनिमल हस्बेंड्री दोनों एक पूरक संबंध है। हम खेती करते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे गेहूं में भूसा हुआ, धान में पुआल, मक्के का, और इसमें गन्ने में अंगोला वगैरह, ये क्या करते हैं हम अपने पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग करते हैं, या इसके बदले पशुओं से प्राप्त गोबर, मूत्र और खाद जो है खेतों में प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ पशुओं द्वारा जहाँ पर खेती होती है वहाँ नर पशुओं द्वारा कृषि कार्य करने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान। ये अतिलघुत्तरी क्वेश्चन होता है 2-2 अंक का। कृत्रिम गर्भाधान का फायदा लिखिए, लाभ क्या है। पहला लाभ है एक सांड से कई गायों को प्रजनन कराया जा सकता है। जैसे एक सांड से अगर नेचुरल विधि से कराते हैं 70 से 100 गायों को भी एक साल में हम प्रजनन करा सकते हैं, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि से उसका सेमन कलेक्ट करके यूज करते हैं तो 2000 तक की गायों को एक सांड द्वारा हम प्रजनन करा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बड़े सांड होते हैं, बड़े नस्ल के होते हैं, उनके सेमन द्वारा छोटी नस्ल की गायों को भी गर्भित कराया जा सकता है। सांड की क्षमता का मूल्यांकन भी किया जा सकता है कि उसका प्रजनन किस प्रकार का उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर। देसी गाय विदेशी मुख्य अंतर है, पहला देसी में तो कुबड़ होता है और विदेशी में नहीं होता है। देसी में जो उसकी पीठ होती है वो ढलवा होती है, लेकिन विदेशी में गाय की पीठ एकदम फ्लैट होती, सीधी होती। यही 2 मुख्य अंतर हैं, इसको आपको लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमंतिक पशुओं का दंत सूत्र लिखिए। तो 3 मतलब 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसमें जो कैनाइन दांत है ये रूमिनेंट यानी गाय में नहीं पाया जाता है, रोमंटिक पशुओं में नहीं पाया जाता है। बाकी जो है 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तो अस्थाई कुल 20 होते हैं, अस्थाई 32 होते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों में केवल एक कैनाइन तो होता ही नहीं है, अस्थाई में भी अस्थाई दोनों नहीं होता। तो जैसे अस्थाई को हम पहले करें तो ऊपरी जबड़े में इनका कुछ नहीं होता है, इंसाइजर, और निचले जबड़े में 4+4। इसके बाद कैनाइन हम लिखेंगे 0+0, यहाँ भी। प्रीमोलर क्या हुआ 3+3 और नीचे भी 3+3। अब मोलर इसमें अस्थाई में नहीं होता है, 0+0 और 0+0। अब आप इसको जोड़िए तो 6 6 12 और 12 8 20, यानी कुल अस्थाई दांत की संख्या 20 होती है। और अस्थाई में क्या करना है, अस्थाई में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर हो गया 0+0/4+4 निचले जबड़े में। फिर कैनाइन 0+0 0+0। प्रीमोलर में 3+3 3+3, यहाँ प्लस कर देंगे दोनों सबके बीच। फिर 3+3, अवस्थाई में मोलर भी रहता है 3+3, तो बराबर हो गया 32। ये 32 दांत होते हैं। तो ये हो गया इसका दंत सूत्र, आपको दोनों को लिख देना है बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोकार और कैनुला का प्रयोग। ट्रोकार और कैनुला एक यंत्र है जो टिम्पैनाइटिस ब्लोड यानी जो अफरा रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए प्रयोग करता है। जब दवाओं द्वारा नहीं सही होता है तो पशु के बाईं कोख को बाईं कोख ट्रोकार द्वारा पंचर कर दिया जाता है। इसके बाद नुकीला जो है ट्रोकार होता है और कैनुला जो एक नली के आकार की होती है उसको लगा दिया जाता है और उससे जो है गैस बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी के कारण बताइए। तो सबसे प्रमुख पहली बात मिल्क फीवर जो होता है ये ब्लड में कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम कमी ये अधिक दूध देने वाली पशुओं में होता है मुख्य रूप से, और इसमें टेम्परेचर कम, ताप घट जाता है लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि नॉर्मल का होता है 101.5। तो इससे घट के यही एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का टेम्परेचर दुग्ध ज्वर में घट जाता है। अब जो है अगला क्वेश्चन आ गया बहुविकल्पी, बहुत जल्दी इसको ख़त्म करना है। गंगा तीरी गाय में गर्भकाल 145, 250, 280, 310। तो जाहिर है गा ऑप्शन 280। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक, विषाणु। निम्न में से कौन सी भैंस की संकर नस्ल है? मेहसाना, सुरती, जाफराबादी या भदौरी। तो सही उत्तर है पहला मेहसाना। ये मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। बकरियों में गर्भकाल होता है 115 से 120, 175 से 180, 65, 70। चौथा ऑप्शन सही 145 से 150 दिन। इसके बाद आ गया कि गाय का जेर ब्याने के बाद कितने समय में गिर जाना? पहला ऑप्शन 2 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 2 से 4 घंटा सही है। नेक्स्ट अब फिल इन दी ब्लैंक का क्वेश्चन है। पशुओं के गिराने का सबसे मॉडिफाइड रीफ सिस्टम, परिवर्तित रीफ मेथड इसमें रहेगा। दूध में पानी का अपमिश्रण ज्ञात करने हेतु यंत्र का प्रयोग लैक्टोमीटर। विद्युत सींग रोधक में कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? तो इसका उत्तर है 540 डिग्री सेंटीग्रेड। बकरी की फैमिली बोआइडी। रसीले चारे में प्रतिशत शुष्क पदार्थ 20 से 25%। तो ये इस प्रकार ये मॉडल पेपर समाप्त हुआ और आप इसको जो है अच्छी तरह तैयार करके एग्ज़ाम के लिए जाइए। मैं आशा करता हूँ कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।